किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए में है कृष्णदेव राय, बी में है राम राय, सी में है हरिहर प्रथम, डी में है देवराय द्वितीय और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। अष्टदिग्गज जो है वह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन ए में है डोमिंगा पायस, बी में है बारबोसा, सी में है नुनीज और डी में है ए और बी, और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री जो आया था वह डोमिंगा पायस भी और बारबोसा भी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना किसने की? ऑप्शन ए में है मल्लिकार्जुन, बी में है देवराय प्रथम और सी में है कृष्णदेव राय, डी में है तेनालीराम और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने की है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए में है गुलबर्गा, बी में है हम्पी, सी में है बीदर, डी में है ये सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर मिला है वह हम्पी में मिला है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? ऑप्शन ए में है बहमनी, बी में है जौनपुर, सी में है विजयनगर और डी में है दिल्ली सल्तनत और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन ए में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी में है बाबा फरीद, सी में है शेख अब्दुल्ला, डी में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? ऑप्शन ए में है शबद, बी में है बीजक, सी में है गुरु ग्रंथ साहिब, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। कबीर के उपदेश का संग्रह बीजक में मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए में है रामानुजाचार्य, बी में है चैतन्य, सी में है रामानंद, डी में है मीरा और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रामानंद को है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए में है मीराबाई, बी में है कबीर, सी में है चैतन्य, डी में है रैदास और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संकीर्तन प्रथा की जन्मदाता चैतन्य है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नामदेव कहाँ के संत थे? ऑप्शन ए में है बंगाल, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है पंजाब और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। नामदेव जो है वह महाराष्ट्र का संत था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए में है शंकराचार्य, बी में है माधवाचार्य, सी में है रामानुजाचार्य, डी में है निम्बिकाचार्य और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है भिवानी, बी में है जालंधर, सी में है लुधियाना, डी में है तलवंडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में बाबर, बी में अकबर, सी में हुमायूं, डी में शेरशाह, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। ऑप्शन ए में है फारसी, बी में है उर्दू, सी में है तुर्की, डी में है हिंदी, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की में लिखा है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। ऑप्शन ए में है खानवा का युद्ध, बी में है चंदेरी का युद्ध, सी में है चौसा का युद्ध, डी में है कन्नौज का युद्ध, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। हुमायूं जो है शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित कन्नौज के युद्ध में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने की। ऑप्शन ए में है रोशन आरा, बी में है अबुल फजल, सी में है बदायूनी, डी में है गुलवदन बेगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं नामा की रचना गुलवदन बेगम ने की। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है रोहतासगढ़ में, बी में कालिंजर में, सी में सासाराम में, डी में पटना में, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक जगह पर। शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की है। ऑप्शन ए में है फैजी, बी में है अबुल फजल, सी में बदायूनी, डी में अब्दुल रहीम खान खाना, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए में है 1570 ईस्वी में, बी में है 1572 ईस्वी में, सी में है 1575 ईस्वी में, डी में है 1576 ईस्वी में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में शाहजहां, सी में जहांगीर, डी में औरंगजेब और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने लगवाया था न्याय की घंटी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में जहांगीर, सी में बाबर, डी में शाहजहां और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में जहांगीर, सी में औरंगजेब, डी में शाहजहां और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है शाहजहां, सी में है जहांगीर, डी में है शेरशाह और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो मुमताज महल के याद में। अगला प्रश्न है कि किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में शिवाजी, सी में महाराणा प्रताप, डी में कृष्णदेव राय और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? ऑप्शन ए में है तोरन, बी में है बेसिन, सी में है आगरा, डी में है रायगढ़ और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जाट का प्लेटो यानी अफलातून कहा गया? ऑप्शन ए में है वदन सिंह, बी में चूड़ामन, सी में सूरजमल, डी में राम सिंह कुका और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजमल को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? ऑप्शन ए में है गुरु नानक देव, बी में गुरु अंगद, सी में गुरु रामदास, डी में गुरु गोविंद सिंह और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए में हरकिशन, बी में तेग बहादुर, सी में हरगोविंद सिंह, डी में गुरु गोविंद सिंह और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? ऑप्शन ए में है टीपू सुल्तान, बी में है सवाई जय सिंह, सी में है चीनी क्लीच खान और डी में रंजीत सिंह, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए में है बाबर, बी में अकबर, सी में हुमायूं, डी में औरंगजेब और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? ऑप्शन ए में है पुर्तगाली, बी में है अंग्रेज, सी में डच, डी में फ्रांसीसी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए में है कोलंबस, बी में वास्को डी गामा, सी में विलियम हॉकिंस, डी में टॉमस रो और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था। आया कब था? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 8 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियों देते थे? ऑप्शन ए में है घी की, बी में है अनाज की, सी में है जानवरों की, डी में उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी की आहुति देती थी, घी के भी, अनाज का भी और जानवरों की भी, आर्य लोग। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद,
सी में है यजुर्वेद, डी में है अथर्ववेद और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद पूछे तो वह अथर्ववेद है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेद की रचना हुई है। ऑप्शन ए में है 3000 साल पहले, बी में है 3500 साल पहले, सी में है 4000 साल पहले, डी में है 5000 साल पहले और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है पुरु, बी में है आर्य, सी में है भरत, डी में उपर्युक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य कहलाते हैं ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए में है दोहे, बी में है प्रार्थनाएं, सी में है सूक्त, डी में है छंद और ई में उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद में वर्णित जो प्रार्थना है उसको सूक्त कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था। ऑप्शन ए में है पुरोहित, बी में ऋषि, सी में संत, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए में है वैदिक संस्कृत, बी में हिंदी, सी में प्राकृत, डी में अंग्रेजी। वेद जो है वह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में घोड़े को किस काम में लाया जाता था। ऑप्शन ए में है लड़ाई में रथ खींचने के लिए, बी में है घोड़सवारी के लिए, सी में है पोलो खेलने के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी 40 प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है मंत्रिमंडल, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है इनमें से सभी और ई में इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। ऑप्शन ए में है 8 दिन, बी में है 12 दिन, सी में है 10 दिन, डी में है 14 दिन और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, कौन शामिल है। ऑप्शन ए में है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी में है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी में है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, डी में है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए में है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। उसके बाद है अनुच्छेद 40, इससे ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। और उसके बाद अनुच्छेद 94 ये है लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना। उसके बाद है अनुच्छेद 90 ये है राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना। अगला प्रश्न है
कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बी में है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, सी में है उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे कि लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, और डी में एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लोकसभा, बी में है विधानसभा, सी में है राज्यसभा, डी में इनमें से कोई नहीं, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि संसद के निचली सदस्य को लोकसभा कहा जाता है, जिसमें कि जनता का प्रतिनिधित्व होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ऑप्शन ए में है 3 माह, बी में है 9 माह, सी में है 6 माह, डी में है 19 माह, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है लोकसभा, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है राज्यसभा, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन मंत्रिपरिषद में शामिल है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, सी में है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं विभागीय सचिव, डी में प्रधानमंत्री सहित संघ के सभी मंत्रीगण, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल है, तो उसमें हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में निम्न में से कौन शामिल होता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री, बी में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, सी में है सिर्फ प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, डी में है प्रधानमंत्री एवं उसके प्रिय मंत्री, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है। ऑप्शन ए में है 542, बी में है 545, सी में है 550, डी में है 552 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें कि अभी लोकसभा में 545 सीट था, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं करेगा। जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं करेगा
जिसके कारण कुल निर्वाचित सदस्य की बात करें तो लोकसभा में 543 है और 2 जोड़ने के बाद 545 होता था। तो ऐसे अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है। ऑप्शन ए में है 238, बी में है 250, सी में है 245, डी में है 262, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250 है, जिसमें कि 238 का निर्वाचन होता है, बाकी 12 जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है राज्यसभा की समिति और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये सही है। लोकसभा के सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या 10 है, ये भी सही है। लोकसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। और नए राज्यों के गठन के बाद महाराष्ट्र को लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, ये गलत है। और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधित्व है। तो ऑप्शन डी जो है इसका असत्य कथन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी में है केंद्रीय विधि मंत्री, सी में है महान्यायवादी, डी में है महाधिवक्ता और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए में है अप्रत्यक्ष रूप से, बी में है आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, सी में है राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, डी में उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है। ऑप्शन ए में है उपराज्यपाल, सी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, सी में है मुख्यमंत्री, डी में उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है उपराष्ट्रपति, डी में है लोकसभा अध्यक्ष और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, सी में लॉर्ड माउंटबेटन, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है
तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी में है बी.एन. राव, डी में है जगजीवन राम और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है के.पी. मेनन, बी में है वल्लभ भाई पटेल, सी में है लाल बहादुर शास्त्री, डी में है जगजीवन राम और ई में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? ऑप्शन ए में है मुख्य चुनाव आयुक्त, बी में है उप प्रधानमंत्री, सी में है गृह मंत्री, डी में राज्यसभा का उपसभापति और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन राज्यसभा का उपसभापति का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है यह एक अस्थायी सदन है राज्यसभा, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। सी में है इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना चाहिए, ये गलत है। इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है इसका कथन असत्य है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए में है दिल्ली चंडीगढ़, बी में है पुदुचेरी दिल्ली, सी में चंडीगढ़ लक्षद्वीप दिल्ली, डी में दिल्ली पुदुचेरी लक्षद्वीप और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी और दिल्ली के ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुदुचेरी और दिल्ली के जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है उपराष्ट्रपति और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत किस प्रकार का देश है? ऑप्शन ए में है धार्मिक, बी में है कट्टरपंथी, सी में है धर्मनिरपेक्ष, डी में है अधार्मिक और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंधित थे? ऑप्शन ए में है महार जाति से, बी में है जाट जाति से, सी में है दलित वर्ग से, डी में है इनमें से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। डॉक्टर भीमराव जो है वह महार जाति से संबंधित थे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? ऑप्शन ए में है धर्म के आधार पर, बी में है जाति के आधार पर, सी में है काम के आधार पर, डी में उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है और काम के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या है? ऑप्शन ए में है 6, बी में है 8, सी में है 10, डी में है 10
डी में 11 और उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या 8 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दलित का मतलब या फिर अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है दबाया गया, कुचला गया, और सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। दलित का मतलब जो है दबाया गया और कुचला हुआ दोनों है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था। ऑप्शन ए में जाति व्यवस्था, बी में है ऊंची जाति, सी में है पिछड़ी जाति, डी में है अछूत, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर अप्रयुक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जाति व्यवस्था वाली भेदभाव हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। ऑप्शन ए में है गरीबी, बी में है पिछड़ापन, सी में है अनपढ़ता, डी में अमीरी, या ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का महत्वपूर्ण कारण है गरीबी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारणतया लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है। ऑप्शन ए में है लड़कियों बहादुर होती है, बी में है लड़कियों रोती नहीं है, सी में है लड़कियों कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती है, डी है इनमें से कोई नहीं, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। साधारणतया लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन है कि लड़कियों जो है वह कोमल और मृदु स्वभाव की होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन ए में है 1400, बी में है 1500, सी में है 1700, डी में है 1600, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1600 भाषा भारत में बोली जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में कहा गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, यह किस बात का संकेत करती है। ऑप्शन ए में है भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बी में है कि भारत एक विकासशील देश है, सी में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, डी में इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है महात्मा गांधी, डी में है लाल बहादुर शास्त्री, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं। ऑप्शन ए में है सकारात्मक, बी में नकारात्मक, सी में कल्याणकारी, डी में इनमें से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। अधिकतर पूर्वाग्रह नकारात्मक होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 100 से अधिक, बी में है 100 से कम, सी में 50 से अधिक, और डी में 150 से अधिक, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या 100 से अधिक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 इतिहास के क्वेश्चन और 40 राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन और उत्तरों के साथ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।